वीवर्स का मैं आरती गुप्ता पीसीएस ऑफिसर एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आइए फटाफट से देख लेते हैं मिसलिनियस जीके के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले वर्षों में आ चुके हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्टिंग में कुछ जो है दिए हुए हैं लोकगीत, बिरहा और कजरी। तो बिरहा जो है कहाँ का लोकगीत है? भोजपुरी भाषा का है, और कजरी जो है वो अवधी भाषा में गाया जाता है। ये लोकगीत हैं बिरहा और कजरी। इसके बाद फल से जेली बनाने में सिट्रिक एसिड यूज़ करते हैं। फलों से जो जेली बनती है उसमें कौन सा एसिड यूज़ होता है? सिट्रिक एसिड। पूसा बोल्ड किस्म है सरसों की, तो सरसों की वैरायटी है पूसा बोल्ड। इसके बाद ये नवपाषाण काल स्थल हैं। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। तो बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ से उत्खनन से वहाँ के प्रमाण प्राप्त हुए हैं उस काल के। तो ये जो है दिया हुआ है, नवपाषाण काल की सभी साइटें हैं। उत्तनूर आंध्र प्रदेश में है, हल्लूर कर्नाटक में है और पयमपल्ली तमिलनाडु में है। ये तीनों साउथ इंडिया की साइट्स हैं। इसके बाद कोल डिहवा, ये हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इलाहाबाद के पास। तो यूपी स्पेशल के लिए और जीएस पेपर 5-6 के लिए ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको यूज़ कर सकते हैं आप। नवपाषाण काल स्थल हमने देखे। आइए अब देखते हैं कि विभिन्न वैदिक काल में यज्ञकर्ता को क्या कहते थे। हम सभी जानते हैं हमारे 4 वेद हैं। तो ऋग्वेद में जो यज्ञ करने वाला व्यक्ति होता था उसको होता कहते थे। होता ऋग्वेद में यज्ञ करने वाले व्यक्ति का नाम था। इसके बाद यजुर्वेद में यज्ञ करने वाले व्यक्ति को अर्धव्यू कहते थे। इसके बाद सामवेद में यज्ञ करने वाले को उद्रांत कहते थे और अथर्ववेद में यज्ञ करने वाले को ब्रह्मा कहते थे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है, इसको आपको तैयार कर लेना है। ये सभी प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हैं महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। हम सभी जानते हैं कि प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे, जिसमें से उत्तर प्रदेश में कितने थे? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। तो इसी में से 4 की राजधानियाँ हैं, देख लेते हैं। मेरे चैनल पे एक सेपरेट वीडियो महाजनपद का पड़ा हुआ है जिसमें सभी 16 महाजनपद की राजधानियाँ और उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कवर किए, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो ये है, एक महाजनपद था वज्जी की राजधानी थी वैशाली। कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती, यूपी में है, और मगध की गिरिव्रज थी। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। अगला फैक्टर देखते हैं, मणिमेखलई। ये जो लिखा है इसका मतलब है, इसको इस रूप में कहा जाता है, कॉल्ड एज। तो मणिमेखली को तमिल काव्य का ओडिसी कहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। साउथ इंडिया के साहित्य से संबंधित है कि तमिल काव्य का ओडिसी किसको कहते हैं? तो मणिमेखलई को। ये एक ग्रंथ था, साहित्यिक ग्रंथ। कुरल जो है ये भी दक्षिण भारत से संबंधित है कि तमिल की रामायण कहते हैं। कुरल को तमिल की रामायण कहते हैं और इसकी रचना की थी तिरुवल्लुवर ने। कुरल की रचना तिरुवल्लुवर ने की थी और इसको तमिल की रामायण कहते हैं, और मणिमेखलई को तमिल का ओडिसी कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं एशियाटिक शेर, एशियाटिक लॉयन। तो ये जो है 1972 एक्ट की अनुसूची नंबर 1 में है। जो 1972 का वन्यजीव संरक्षण एक्ट है उसमें कुल 6 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें से पहली अनुसूची में जो एनिमल्स हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन दी गई है। तो एशियाटिक लायन जो है वो पहली अनुसूची में है। इस तरह के प्रश्न भी अब यूपीपीसीएस में आने लगे हैं, तो इस तरह के प्रश्न भी आपको तैयार करना है एनवायरनमेंट वाले पोर्शन से। IUCN की लाल सूची में आता है, यानी ये इंडेंजर्ड है, रेड लिस्ट में आता है, इंडेंजर्ड है एशियाटिक लायन। इसके बाद अगला फैक्ट, जयपुर में आपका जो है 38वीं यूनेस्को की काउंसिल की बैठक हुई थी। इसके बाद एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत MP में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 10वां संस्करण मनाया गया। ये करंट अफेयर से जुड़े हुए कुछ फैक्ट थे।
आगे देखते हैं लाई हरोबा। लाई हरोबा महोत्सव, ये एक फेस्टिवल है। लाई हरोबा ये कहाँ मनाया जाता है? ये मणिपुर में मनाया जाता है। लाई हरोबा पूछा जा चुका है। नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, आपको तैयार करने चाहिए। और ये फेस्टिवल जो लाई हरोबा है ये मैती जनजाति के लोग मनाते हैं, जो कि मणिपुर में पाई जाती है। और ये क्यों मनाया जाता है? उमंग लाई संरक्षण के लिए। उमंग लाई के संरक्षण के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। किसान नवाचार निधि। किसान नवाचार निधि की शुरुआत की है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। आईकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसान नवाचार निधि की शुरुआत की है। अगला पॉइंट देखें फटाफट, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इंडियन कंपटीशन कमीशन, ये जो है ये क्या है? एक वैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना जो है सन 2000 के एक्ट के माध्यम से इसको स्थापित किया गया था। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए विभिन्न उद्यमों के बीच में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया एक एक्ट के माध्यम से, यानी एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक या वैधानिक, संवैधानिक निकाय नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद ऑपरेशन संकल्प, ये हमारी इंडियन नेवी ने चलाया था पर्शियन गल्फ या फारस की खाड़ी में। तो ऑपरेशन संकल्प कहाँ से संबंधित है? इंडियन नेवी से है संबंधित और पर्शियन गल्फ में ये चलाया गया था। फटाफट से कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है लोक लेखा समिति। हम सभी जानते हैं कि लोक लेखा समिति होती है, इसकी स्थापना पहली बार 1921 में हुई थी। पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसमें कितने सदस्य होते हैं तथा वो लोकसभा से होते हैं कि राज्यसभा से, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके बाद ये जो है देखिए कुछ श्रेणियाँ दी हुई हैं और इसको नॉर्थ से साउथ के क्रम में सजाना है, यानी उत्तर से दक्षिण के क्रम में इनको लगाना है। तो उसी क्रम में दिया हुआ है। पटकाई ब्रूम श्रेणी सबसे नॉर्थ में पड़ेगी, इसके बाद नागा श्रेणी पड़ेगी और इसके बाद मीज़ो श्रेणी पड़ेगी। तो ये नॉर्थ से साउथ में इसको लगाया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये मैंने एक निमोनिक बनाया हुआ था, जो हमारी सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं उनका जो है क्रम है। ये उत्तर से दक्षिण की ओर झचरा सब, झा से है झेलम सबसे उत्तर में, इसके बाद चा से चेनाब, इसके बाद रा से रावी, सा से सतलज और बा से व्यास। तो इस तरह से आप भी निमोनिक्स बना सकते हैं अपने लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नदियों वाला क्वेश्चन नॉर्थ से साउथ के क्रम में सजाने के लिए अक्सर आता रहता है। इसी तरह दक्षिण भारत में बहुत सारी नदियां हैं, उस पर भी क्वेश्चन आता रहता है कि इसको उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाइए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड है जिसको आपको पकड़ना चाहिए। अगला देखें हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है वो लोहे का एक अयस्क होता है और ये जो है झारखंड और उड़ीसा में ज़्यादा पाया जाता है। तो हेमेटाइट झारखंड और उड़ीसा में पाया जाता है। इसके बाद ये देखिए लिखा हुआ है मुद्रा प्रसार। मुद्रा प्रसार एक इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी है और इसका मतलब होता है कि ऊंची कीमतें या मुद्रास्फीति यानी महंगाई का बढ़ना। मुद्रास्फीति क्या है? सीधे सीधे जो महंगाई बढ़ती वही सीधे सीधे मुद्रास्फीति है इकोनॉमी की भाषा में। तो जब कीमतें बढ़ जाएं सामान की तो उसको हम मुद्रा का प्रसार बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद प्रथम भूमि विकास बैंक जो है लैंड डेवलपमेंट बैंक कहाँ बनाया गया? बिहार मुंगेर में। मुंगेर बिहार में प्रथम भूमि विकास बैंक बनाया गया। इसके बाद ये कुछ दर्रे दिए हुए हैं, इसको देखिए। जेपला दर्रा जो है वो सिक्किम में है, खारदुंगला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। सब सारे प्रश्न जो आपको करा रही हूँ ये सब इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद ये कार्टोसैट। कार्टोसैट जो है एक सैटेलाइट है और ये कहाँ से लॉन्च किया गया था? ये PSLV C47 द्वारा लॉन्च किया गया था, इसरो ने किया था। अगला देख लेते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ प्रश्न हैं। ये राष्ट्रकूटों से संबंधित प्रश्न हैं। राष्ट्रकूट जो है उन्होंने शासन किया था। तो राष्ट्रकूट में राष्ट्र प्रमुख को राष्ट्रपति कहते थे। हम सभी जानते हैं कि प्राचीन इतिहास में जितनी भी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव शब्दावली है वो ज़रूर पूछी जाती है। तो राष्ट्रकूट का भी आप देख लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो राष्ट्र प्रमुख होता था उसको राष्ट्रपति कहते थे और इसका कार्य होता था पाल और
इसका कार्य पाल और प्रतिहारों के उपरी के समान था। यानी राष्ट्रकूटों में जो राष्ट्र प्रमुख है उसको हम राष्ट्रपति कहते थे, और पाल शासक और प्रतिहार शासकों के समय में राष्ट्रपति का जो पद है यानी राष्ट्र प्रमुख का जो पद है उसको उपरिक के नाम से जाना जाता था। ये भी पॉइंट आपका यहाँ पे साथ में तैयार हो गया है और ये कई बार पूछा भी जा चुका है, तो इसको ध्यान से पढ़िए, रिवाइज करिए। अगला जो है राष्ट्रकूटों से ही संबंधित है कि साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई को भुक्ति कहते थे। साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी? भुक्ति। जबकि पाल और प्रतिहार में सबसे छोटी इकाई स्मॉलेस्ट यूनिट जो है पत्तल होती थी। क्या होती थी? पत्तल। तो ये आप कंपैरेटिव यहाँ पर आपको तैयार हो जा रहा है, तो ये ध्यान से देखिए कि राष्ट्रकूटों की भूमि की सबसे छोटी इकाई भुक्ति थी, जबकि पाल और प्रतिहार शासकों की सबसे छोटी इकाई पत्तल हुआ करती थी, और उसका उल्टा जो है भुक्ति जो है वो सबसे लार्जेस्ट इकाई थी। यानी राष्ट्रकूटों के समय में जो सबसे छोटी इकाई थी उसे भुक्ति कहते थे, जबकि पाल प्रतिहारों के समय में सबसे बड़ी इकाई को भुक्ति कहते थे और छोटी इकाई को कहते थे पत्तल। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब जो है देखिए, गांव प्रशासन की बुनियादी इकाई क्या थी? राष्ट्रकूटों के समय में गांव प्रशासन की बुनियादी इकाई थी आपकी, उसको यानी जो बूढ़ा व्यक्ति होता था वही गांव का प्रशासन का प्रमुख होता था। उसको बुजुर्ग, जो सबसे बुजुर्ग होता था उसको ग्राम महत्तर कहते थे। ग्राम महत्तर, गांव का कोई बुजुर्ग होता था जो गांव प्रशासन की बुनियादी इकाई थी, उसको ग्राम महत्तर कहते थे। तो ये यहाँ पे हमने देखे कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट। एग्ज़ाम में समय ज़्यादा नहीं बचा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए थोड़ा सा आराम कम कीजिए, थोड़ा सा सोशल मीडिया कम यूज़ करिए, लेकिन पढ़ाई को टाइम दीजिए। अपनी पढ़ाई के साथ, अपनी तैयारी के साथ खुद जस्टिस कीजिए, ताकि कल को आपको शिकायत करने का मौका ना मिले। तो अपना बेस्ट दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। जल्दी ही मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।